हेलो साथियों, सुपर करंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्यामिति को ही आज हम लोग बेसिक से देखते हैं कि ज्यामिति में किस प्रकार की आकृतियां और ज्यामिति में क्या क्या होता है। ठीक है ना? तो ज्यामिति में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिंदु की। किसकी? बिंदु की। तो किसी चिकने समतल पृष्ठ पर लेखनी के दबाने से जो चिन्ह बनता है उसको क्या हम लोग कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। और बिंदु से ही रेखाएं बनती हैं। बिंदु से क्या होता है? रेखाएं बनती है। एक रेखा को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कितने बिंदुओं की? 2 बिंदुओं को मिलाने से ही क्या बनती है? रेखा। एक बिंदु हो गया ए और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? इन 2 बिंदुओं को जब हम लोग आपस में मिलाएंगे तो रेखा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्या एक बिंदु से रेखा बनेगा? नहीं बन सकता। रेखा को बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए हमारे पास? अब देखो, इस रेखा पर अगर बिंदु की बात करें तो इस रेखा पर अब अनंत बिंदु स्थित होंगे। कितने बिंदु? रेखा पर यहाँ छोटे छोटे ऐसे अगर रेखा बनाएंगे तो बिंदु से ही मिलके बन रहा है ना। तो रेखा को खींचने के लिए केवल 2 बिंदु चाहिए, लेकिन उस रेखा पर अनंत बिंदु स्थित थे। कितने बिंदु? अनंत बिंदु स्थित होंगे। आया समझ में? ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि संगामी रेखाएं क्या होती हैं? संगामी रेखाएं, या फिर अगर बिंदु की बात करें तो इसी ज्यामिति में आपका संरेख बिंदु भी होते हैं। क्या होते हैं? संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु उसको कहते हैं जो एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हो। एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को स्थित अगर होते हैं तो उसको संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे एक हो गया ए और यहाँ हो गया बी और यहाँ क्या हो गया? तो संरेख बिंदु कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए जो एक ही रेखा में स्थित हो। एक ही रेखा में स्थित हो तो इसको हम लोग कहते हैं संरेख बिंदु। क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। और संगामी रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो एक ही बिंदु से होकर, जैसे एक बिंदु हो गया कोई भी, और यहाँ से होकर 2 या 2 से अधिक रेखाएं अगर गुजरेगी तो इन रेखाओं को हम लोग आपस में संगामी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं। क्या कहते हैं? संगामी रेखा। आया समझ में? यस सर। तो संरेख बिंदु क्या कहलाएंगे? तो एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक स्थित बिंदुओं को हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। और संगामी रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो सम मतलब होता है, देखो, समान, और गामी मतलब जाने वाली। गामी मतलब जाने वाली। समान का मतलब कि जो एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, जो एक ही बिंदु से होकर जाती हैं उनको आपस में हम लोग संगामी रेखाएं बोलते हैं। कैसी रेखाएं? संगामी रेखा। संगामी रेखाएं। आया समझ में? अब देखिए, इसी में प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं एक, और एक प्रकार की होती हैं समांतर रेखाएं। एक प्रतिच्छेदी और एक समांतर रेखा। प्रतिच्छेदी क्या कहलाती हैं? जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं या 2 रेखाएं एक दूसरे को आपस में किसी बिंदु पर काटती हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को आपस में किसी एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं तो उनको कैसी रेखाएं बोलते हैं हम लोग? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं? जैसे देखिए कि एक रेखा हो गई ए और एक क्या हो गई? बी। ये दोनों रेखाएं आपस में बिंदु ओ पर काट रही हैं। ओ पर काट रहे हैं। तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को आपस में किसी भी बिंदु पर काटेंगी तो उस रेखाओं को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो समझ में आया? yes, जैसे कि देखो, संरेख बिंदु क्या कहलाते हैं? तो एक ही रेखा पर स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संरेख। और संगामी रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो एक ही बिंदु से होकर जाने वाली 2 या 2 से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। आया समझ में? प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाती हैं? जो 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा।
प्रतिच्छेदी रेखा। आया समझ में? अब देखिए एक होती है समांतर रेखा। कौन सी रेखा है? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा क्या होती है कि ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी न काटती हूँ, आपस में एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कभी नहीं काटती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। कैसी रेखा है? समांतर रेखा। एक रेखा हो गई ए और दूसरी रेखा क्या हो गई बी। अब इन रेखाओं को आगे तक भी अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या आपस में काटेंगी? नहीं काटेंगी। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोल देते हैं? समांतर रेखा। समझ आ रहा है सभी को? यस सर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? रेल की पटरियां। रेल की पटरियां। क्या रेल की पटरियां आपस में कभी एक दूसरे को काट सकती हैं? जी नहीं काट सकती है ना। अगर एक दूसरे को रेल की पटरियां आपस में काट देंगी तब तो वहां ट्रेन ही पलट जाएगी ना। चल पाएगी वहां पे? नहीं चल पाएगी। तो तुम लोग तो ट्रेन ही को गिरा दोगे नीचे ना। तो एक पटरियां आपस में अगर जुड़ जाएंगी तो वहां पर ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाएगी। इसलिए ट्रेन की जो पटरियां होती हैं उनके जो बीच में जो दूरी होती है वह हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है। उनके बीच की दूरी कभी कम और ज्यादा नहीं हो सकती है। आया समझ में? तो जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी ही दूरी यहाँ होगी। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। कैसी रेखा? समांतर रेखा। समांतर रेखा। इतना समझ आएगा सभी को? यस सर। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा वृत्त पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? वृत्त। देखिए क्या हो गया? वृत्त। क्या हो गया? वृत्त। और वृत्त के जिस बिंदु से वृत्त का हम लोग निर्माण करते हैं उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। यह हो गया वृत्त का केंद्र O। वृत्त का केंद्र O। और वृत्त के केंद्र से और वृत्त के परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। यानी जिस बिंदु से हम वृत्त को खींचेंगे, जैसे आप लोग पटरी और प्रकार से वृत्त खींचेंगे, तो उस कंडीशन में जहां आप प्रकार की नोक रख के और अपनी पेंसिल को घुमाएंगे तो जहां प्रकार का नोक होगा वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? और वृत्त के केंद्र से और उस वृत्त के परिधि या उस वृत्त के चाप तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और इसको हम लोग स्मॉल r से लिखते हैं। स्मॉल r से लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या। अब इसमें त्रिज्या को ही यानी ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर और दोनों चाप को मिलाती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। जैसे देखिए कि अब पूरी दूरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ इस चाप पे मिल रही है और यहाँ इस बिंदु पर मिल रही है, तो इस पूरे रेखा को हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास। और केंद्र से और इस चाप तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? त्रिज्या। आया समझ में? यस सर। और यही व्यास जीवा भी कहलाती है। यही व्यास जीवा कहलाती है। देखिए इस वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। यस सर। वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। आया समझ में? अनंत जीवाएं कैसे हो सकती हैं? जैसे यहाँ से और यहाँ मिला दिए तो यह भी तो जीवा कहलाएगी ना। यहाँ से यहाँ मिला दिए तो यह भी क्या कहलाएगी? जीवा। लेकिन जो वृत्त में सबसे लंबी जीवा अगर आप खींचते हैं तो उसी को व्यास बोल देते हैं। उसी को क्या बोल देते हैं? अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। तो वृत्त के केंद्र से अगर होके जाएगी तो उसको हम लोग व्यास बोलेंगे। अन्यथा और कहीं से वृत्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श करेगी तो वह कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है? जीवा।
आ रहा है समझ में? यानी जिस बिंदु से इस वृत्त का निर्माण किया गया उस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र से और वृत्त के चाप तक की दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहते हैं? केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी भी वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं, यानी इसमें बहुत सारे हम लोग व्यास खींच सकते हैं। आया समझ में? क्योंकि व्यास खींचने के लिए देखो, हाँ जीवा, अनंत जीवा, सॉरी अनंत जीवा होंगी, व्यास नहीं। व्यास तो एक ही होगा जो केंद्र से होकर जाएगा। आया समझ में? त्रिज्या भी कई हो सकती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की भी चाप मिला देंगे हम लोग तो अभी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। यहाँ से और यहाँ तक का चाप मिला देंगे तो अभी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। लेकिन इसके हर पॉइंट पर त्रिज्या बराबर होगी। त्रिज्या क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी त्रिज्या के, वही दूरी यहाँ भी होगी, वही दूरी यहाँ भी होगी और वही दूरी यहाँ भी होगी। तो इतनी बात समझाए सभी को? यस सर। अब देखो, वृत्त में अगर कोई ऐसे रेखा खींच दो जो स्पर्श करते हुए ऐसे निकल जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्शी रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्शी रेखा। यह वृत्त की स्पर्शी रेखा कहलाती है। क्या कहलाएगी? स्पर्शी रेखा। यानी स्पर्शी रेखा भी खींच सकते हैं कई प्रकार से, यानी जिधर से भी आप वृत्त को टच करते हुए आप रेखा खींचेंगे तो वह रेखा क्या कहलाएगी? स्पर्शी रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आया समझ में? वृत्त का पूरा कोण कितना होता है? 360 अंश। 360 डिग्री का वृत्त का पूरा कोण होता है। आया समझ में? और यदि अर्धवृत्त की बात किया जाए, इसकी तो 360 तो पूरा होता है। जब आप वृत्त को आधा करेंगे तो यह भी तो आधा हो जाएगा ना। तो अर्धवृत्त में यही कोण 180 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आया समझ में? अब इस वृत्त के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त की अगर परिधि की बात करें तो परिधि क्या कहलाती है इस वृत्त की? तो किसी भी बिंदु से इस वृत्त के चारों ओर यदि आप एक चक्कर घूमेंगे ऐसे और पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाएंगे घूम करके, तो आप इस वृत्त का एक चक्कर लगा लिए। और वृत्त पर तय की गई एक चक्कर की दूरी ही वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। और यह परिधि कितना होता है वृत्त का? परिधि हो जाएगी 2 पाई आया समझ में? और इसी में अगर अर्धवृत्त की बात किया जाए तो वृत्त आधा हो जाएगा। वृत्त क्या हो जाएगा? यह हो गया अर्धवृत्त, यह हो गया आपका केंद्र। अब ये तो हो गया पूरे वृत्त के लिए कि पूरे वृत्त का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो क्या लगा देंगे? पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त की परिधि की अगर बात करें तो 2 पाई आर। लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर। आया समझ में? अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? देखिए अर्धवृत्त की परिधि, अब देखिए पूरे वृत्त की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि क्या थी? 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मतलब कि इस पूरे चाप की लंबाई थी यहाँ से और यहाँ तक पूरे चाप की लंबाई थी 2 पाई आर। अर्धवृत्त में अगर देखेंगे तो यह चाप कट करके आधा हो गया है। यस सर। आधा नीचे वाला चाप तो खत्म हो गया इसका ना। यस सर। तो 2 पाई आर तो पूरा था। जब आधा हो जाएगा तब यह केवल पाई आर बचेगा। यस सर। 2 से इसमें भाग चला जाएगा और बचेगा पाई आर। लेकिन इसमें यह वाली दूरी और बढ़ जाएगी जो कि यहाँ से और यहाँ तक की है। ए से और बी तक की यह दूरी इस परिधि में और बढ़ेगी। आया समझ में? क्योंकि अगर यह वृत्त पूरा रहा होता तो आप नीचे इसमें गोल चक्कर ही घूम लेते तो वो पूरी परिधि कहलाती। अब पूरा इसका गोल चक्कर कहलाता है 2 पाई आर का।
कितना 2 पाई आर। अभी ये गोल चक्कर जो आपका यह चाप है वो आधा हो गया है तो होगा कितना पाई आर। अब आपको किसी चाप पर न जाकर के एक रेखा पर जाना है, क्योंकि यह रेखा इसका क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास। व्यास का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुई, और यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो यह भी तो त्रिज्या हुआ ना। इसका मतलब कि यह त्रिज्या, एक त्रिज्या यहाँ, एक त्रिज्या यहाँ, यानी यहाँ से टोटल 2 त्रिज्या हो जाएगी, 2r मिलेगा आपको। तो यहाँ वृत्त की जो अर्ध वृत्त की परिधि हो जाएगी पाई r, और प्लस में 1r तो यहाँ हो गया और 1r यहाँ हो गया, टोटल कितना हो गया 2r। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी पाई r और प्लस में 2r। आया समझ में? अब इसमें से आप कॉमन निकाल लेते हैं अगर r को, तो बचेगा पाई प्लस 2। पाई प्लस 2 याद रखेंगे। तो एक बार फिर से देखिए ध्यान से, वृत्त के केंद्र क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र। तो जिस बिंदु से वृत्त को हम लोग खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र से और इसके चाप तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिज्या। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? और वृत्त के किसी एक बिंदु से और पुनः उसी बिंदु पर चल करके अगर पुनः आप वापस आ जाते हैं तो उसको हम लोग परिधि बोलेंगे। यानी आप वृत्त का एक चक्कर लगा लो तो वह परिधि के बराबर होता है। किसके बराबर? परिधि के। और वह वृत्त का एक चक्कर ही परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? परिधि, जो होता है 2 पाई आया समझ में? और इसमें टोटल कोण कितना होता है इस वृत्त का? 300। अगर अर्धवृत्त है तो 180। वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से अगर कोई भी रेखा खींची जा रही है जो कि वृत्त को टच कर रही है तो उसको स्पर्शी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्शी रेखा। समझ में? और यह हो गया आपका अर्धवृत्त के बारे में। तो वृत्त सभी को समझ में आ गया? सभी लोगों को? बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वेरी गुड। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि समझ में आ गया जी? तुम लोग तो बड़े समझदार लोग हो। सब कुछ समझ गए? एक वृत्त कितने व्यास होता है जी? एक वृत्त कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? एक वृत्त में, एक वृत्त की अगर बात करें तो इसमें भी कई व्यास खींचे जा सकते हैं। जैसे यह क्या हो गया इसका? केंद्र। क्या हो गया? केंद्र। अब व्यास की लंबाई तो सेम रहेगी, व्यास की लंबाई बढ़ेगी ना घटेगी, बराबर रहेगी। लेकिन आप एक वृत्त में एक से अधिक व्यास खींच सकते हैं। कैसे? क्योंकि यही तो एक केंद्र हुआ ना। और अभी आपको हम पढ़ाए कि एक ही बिंदु से जाने वाली रेखाओं को हम लोग संगामी रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी तो एक प्रकार का केंद्र हुआ, एक प्रकार का बिंदु हुआ। तो यहाँ से भी तो कई रेखाएं जा सकती हैं, लेकिन केंद्र से होकर जा रहा है क्या कहलाएगा? अगर इसी की बात करें तो यहाँ से खींच देंगे तो यह भी तो केंद्र से होकर जा रहा है। क्या कहलाएगा? यहाँ से खींचे तो यह भी तो केंद्र से होकर जा रहा है, यह भी केंद्र से होकर जा रहा है। तो आप जितने भी वृत्त में व्यास खींचेंगे वह वृत्त को उतने बराबर बराबर भागों में बांटता चला जाएगा। आया समझ में? तो एक वृत्त में अनंत व्यास भी आप खींच सकते हैं, अनंत जीवाएं होती हैं, अनंत त्रिज्या भी होती हैं। आया समझ में? लेकिन अंतर क्या होता है? जितने भी आप व्यास खींचेंगे सभी व्यास की दूरी या लंबाई बराबर होगी। त्रिज्या जितने भी आप खींच लेंगे सभी त्रिज्या आपस में, लेकिन याद रखना सभी जीवा की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। सबसे लंबी जीवा ही आपकी व्यास कहलाती है और इससे सभी जीवाएं छोटी होंगी, लेकिन जो जीवा होंगी उसकी लंबाई अलग अलग होगी, वो आपस में बराबर नहीं होंगे। आगे समझ में? बैठ जाओ। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? वृत्त से किसी को क्वेश्चन पूछना है? सबको समझ आ गया? आगे बढ़ा जाए? चलिए रब कर दें।
चलिए अब आगे चलते हैं। अगली ज्यामितीय आकृति हम लोग त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? किसके बारे में? त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? अब देखिए त्रिभुज क्या कहलाता है, कोई बताएगा? यस सर। बताओ अनुज, बताओ क्या कहलाता है? तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हाँ, तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इधर गर्ल्स में कोई बताएगा? नविता बताओ। हाँ, तीन ओर से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज को बनाने के लिए, बैठ जाओ, त्रिभुज को बनाने के लिए कम से कम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी? कितनी भुजाएं चाहिए? तीन रेखाएं या भुजाएं? तीन, यानी त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी। सबसे पहले तो कितनी भुजाएं होंगी? तीन भुजाएं होंगी। और जब तीन भुजाएं होंगी तो तीन शीर्ष भी होंगे। तीन शीर्ष होंगे, अभी बताएंगे शीर्ष क्या होता है। तीन शीर्ष होंगे और तीन क्या होंगे? तीन कोण भी तो होंगे ना। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। अब देखिए यह त्रिभुज हो गया आपका ए बी और सी। ए बी और सी। इसमें देखिए जो ए बी और सी है यह शीर्ष है। क्या है? शीर्ष। और शीर्ष कहलाता क्या है? तो ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनको मिलाने पर वहां उनका अंतिम बिंदु होता है। ऐसी दो रेखाएं जिनका मिलान बिंदु ही अंतिम होता है वह शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए जैसे यह दो रेखाएं हो गई और यह दो रेखाएं एक बिंदु पर आपस में आकर के मिल जाती हैं, उसके बाद यह आगे नहीं बढ़ती हैं। तो एक बिंदु पर जब दो रेखाएं आपस में आकर मिलती हैं तो उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शीर्ष। और यही बिंदु या यही रेखाएं अगर उस बिंदु से मिलते हुए और आगे की तरफ निकल जाती हैं, आगे की तरफ निकल जाते हैं, तब उस कंडीशन में यह शीर्ष न कहला करके क्या कहलाएगा? या क्या कहलाएगा? हाँ, क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। या इसको हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ बिंदु। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ का मतलब कि दो रेखाओं का मिलान बिंदु एक ही है, यानी दो रेखाएं उसी बिंदु से होकर जा रही हैं, तो उसको उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यदि रेखा दोनों मिलने के बाद यही खत्म हो जाती है तो इसको शीर्ष बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? देखो शीर्ष का मतलब कि सबसे अंतिम सिरा। शीर्ष का मतलब अंतिम सिरा। अगर यह मार्कर है हमारे पास और इसके अगर शीर्ष की बात करें तो इसका शीर्ष तो यही हुआ ना। और एक इसका शीर्ष यही हुआ, क्योंकि यहाँ से मार्कर ऊपर नहीं जा सकता या ऊपर नहीं है और यहाँ से नीचे नहीं है, तो इसमें अगर शीर्ष की बात करें तो इसका ऊपरी बिंदु हुआ, ये इसका शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऐसा नहीं कहते हैं किसी भी मंजिल का सबसे ऊपरी शीर्ष क्या है या ऊपरी सिरा क्या है। तो मतलब शीर्ष का मतलब कि वहां से अब वह चीज खत्म हो गया, अब उससे आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ जब दो रेखाएं आपस में खत्म हो जाती हैं एक ही बिंदु पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष। कोण तो सभी लोगों को पता है कि दो रेखाओं के बीच में, जब दो रेखाओं को मिलाने से उनके बीच में बना हुआ जो काल्पनिक का क्या होता है? काल्पनिक झुकाव। उनके बीच में बना हुआ जो एक काल्पनिक झुकाव होता है ना, इसी को हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और रेखाएं तो इसमें सभी को देखते हैं कि एक रेखा होगी ए बी, एक रेखा हो जाएगी बी सी और एक रेखा हो जाएगी। आया समझ में? देखिए इसमें तीन शीर्ष हो गए। शीर्ष कौन कौन से? ए बी और सी। ये तीनों क्या कहलाएंगे? शीर्ष।
कोण की अगर बात करें तो एक कोण यहाँ बन जाएगा आपका, एक कोण हुआ, एक कोण इन दोनों रेखाओं के बीच बनेगा तो दो कोण हुआ, और एक कोण इन दोनों रेखाओं के बीच बनेगा तो तीन कोण। कितना कोण? तीन कोण। और भुजाएं ए बी, बी सी और सी। आया समझ में? अब कोण को लिखने का तरीका, अगर हमको इसमें कोण बी को लिखना है, कोण बी को दर्शाना है, तो देखो जिस कोण को हम लोग दर्शाते हैं उसको हमेशा बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बीच में। अगर बी को लिखना हुआ तो हम लोग लिखेंगे कोण ए बी सी, क्योंकि देखो यह बी कोण बन किससे रहा है? भुजा ए और बी इसमें आएगी, और भुजा बी और सी। अगर इसको निकाल करके आपको बाहर दिखाएं तो कुछ कोण बी इस टाइप से बनेगा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ क्या है? सी। तो यही तो कोण हुआ, यही कोण बना ना। अब देखो जहां से कोण रेखाएं जहां से स्टार्ट होती है ना, वहीं से लिखना भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हम लोग लिखेंगे ए बी और सी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कोण सी बी ए, सी बी ए। अगर कोण बी लिख रहे तो देखो बी कहाँ रहेगा? बीच में, और किनारे किनारे कौन रहेगा? उन रेखाओं के अंतिम शीर्ष होंगे। आया समझ में? यानी कोण जहां से स्टार्ट होगा वहीं से नामकरण इसका करना शुरू करते हैं। आया समझ में? ऐसे ही मान लो कि अगर कोण सी को लिखना है तो बताइए क्या लिखेंगे? ए सी बी। क्या लिखेंगे? ए सी बी। कोण ए सी और बी, तो कोण ए सी और बी, और इसका नाम क्या रख सकते हैं? बी सी ए। इधर से भी लिख सकते हैं कि बी सी ए, यानी बी सी और ए, तो दोनों कंडीशन में सी कहाँ रहेगा? बीच में ही रहेगा। कहाँ रहेगा? बीच में। तो कोण लिखना सीख गए सभी लोग? यस सर। लिख सकते हैं ऐसे? यस सर। अब देखिए ध्यान से, अगर ये तीनों कोण हैं तो इनका मान भी कुछ फिक्स होगा। यस सर। त्रिभुज में तीनों कोणों के अगर योग की हम लोग बात करें, योग की बात करें तो कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी, इन तीनों का योग होता है 180। कितना होता है? कितना होता है? 180। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अगर इसमें से आपको कोई भी दो कोण दे दिया जाए, मान लो कि यह 70 अंश है, तो कितना है? 70। और यह मान लो कि यह 65 अंश है। आपसे तीसरे कोण की अगर मान पूछेगा तो क्या बता सकते हैं? तीसरा कोण का मान कितना हो जाएगा? अगर यह 70 हो गया और यह हो गया 65, तो तीसरा कोण कैसे निकालेंगे? यह दो कोण तो आपको पता है, इन दोनों का योग कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग हो जाएगा 135, और 180 में से जब आप 135 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो कोण सी कितना हो जाएगा? 45। आया समझ में? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होगा? आया समझ में? तो फिर से एक बार देख लो, त्रिभुज में क्या क्या होंगी? तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीनों कोणों का योग कितना? 180। अब त्रिभुज के अगर प्रकार की बात करें कि टाइप्स ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, तो त्रिभुज के कुल कितने प्रकार होंगे? यानी कुल तो अगर कोण और भुजाओं को मिला दिया जाए तो कुल 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं इनकी भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? और 3 प्रकार के त्रिभुज होंगे कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? आया समझ में? यानी 3 हो जाएंगे भुजाओं के आधार पर और 3 हो जाएंगे कोणों के आधार पर। अगर भुजाओं के आधार पर बात करें तो भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज हो जाएंगे? सबसे पहला त्रिभुज होगा आपका समबाहु त्रिभुज।
पहले छो के नाम जान लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो यह 3 त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है आपका समबाहु, और 3 ही होते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर कितने होंगे? 3। सबसे पहला कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, और तीसरा हो जाता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा कोण? अधिक कोण त्रिभुज। तो यह टोटल कितने प्रकार के त्रिभुज हो गए? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? अगर इसके डिफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु सम मतलब होता है समान, सम मतलब समान, और बाहु मतलब होता है बाहु मतलब बहु मत समझ लेना घर वाले तुम लोग बहु समझ लो कि बहु हो गया। बाहु मतलब तो सम मतलब हो गया समान, और बाहु मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया परिभाषा कि जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उनको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब बताओ, सम मतलब क्या हुआ? समान। द्वि मतलब क्या हुआ? 2 हो गया। और बाहु मतलब क्या हुआ? तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, कोई 2 उसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आया समझ में? तीसरा हो जाता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषम मतलब क्या होता है? देखिए, विषम मतलब हो गया असमान, और बाहु मतलब हो गया भुजा। असमान मतलब कि इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर इसको बोल देंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज? तीनों त्रिभुज याद रखेंगे। समबाहु का मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु का मतलब कोई 2 भुजा बराबर, और विषम का बाहु का मतलब कि तीनों में से तीनों का अलग अलग होगा लंबाई, कोई भी बराबर नहीं। अच्छा, अगर कोणों के आधार पर बात करें तो पहला होता है न्यून कोण। और न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश से कम। 90 अंश से कम जो भी कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। यानी जो थीटा है इसमें यह 90 अंश से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 अंश से छोटा। 90 अंश से छोटा तो उसको कहेंगे न्यून कोण। सम कोण का मतलब क्या होता है? जो 90 अंश होता है सम कोण। और अधिक कोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश से अधिक। 90 अंश से अधिक। तो अब देखो कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? तो न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में तीनों कोण अलग अलग 90 अंश से कम होते हैं। 90 अंश से कम होते हैं। कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान जो है 90 अंश से कम होना चाहिए। 90 अंश से
तीनों कोण, कोई भी कोण इसका 90 अंश से अधिक अगर नहीं है तो वह कहलाएगा न्यून कोण, और 90 अंश भी नहीं होना चाहिए। तीनों कोण 90 अंश से छोटे होने चाहिए। आया समझ में? जैसे अगर न्यून कोण त्रिभुज की अगर बात करें तो यह हो जाएगा 70, और अगर इसको हम लोग 60 मान लिए तो यह क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50। क्योंकि 70 और 60 कितना हो गया? 100। और इसमें से 180 में से घटाएंगे तो क्या मिला? अब देखो ध्यान से, क्या इस त्रिभुज में कोई भी कोण 90 अंश या 90 अंश से अधिक है? तीनों कोण 90 अंश से कम हुए। जब तीनों कोण 90 अंश से कम होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे? दूसरा है आपका समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश हो, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण कितना हो? अब तीनों कोण में से कोई भी एक हो सकता है। ऐसा समझ में? उसका मान होना कितना चाहिए? 90। अगर तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण 90 अंश का हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण। और अगर अधिक कोण त्रिभुज की बात करें कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी या जिसमें कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक होना चाहिए। कोई भी एक कोण, यानी तीनों में से कोई भी एक कोण अगर 90 अंश से अधिक है तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज आया समझ में? यानी न्यून कोण त्रिभुज का मतलब कि तीनों कोण 90 अंश से छोटे होने चाहिए। समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि तीनों में से कोई भी एक कोण 90 अंश होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि तीनों में से कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक होना चाहिए। 90 अंश से आया समझ में? अब अगर बात करें कि एक त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो अगर कम से कम की बात करें तो एक त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होंगे। कम से कम 2, और अधिक से अधिक तो 3 होंगे ही होंगे, क्योंकि तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण होंगे। कितने न्यून कोण होंगे? 2। एक त्रिभुज में कम से कम नहीं, अधिक से अधिक कितने अधिक कोण त्रिभुज होंगे? अधिक कोण त्रिभुज नहीं, अगर एक त्रिभुज की अगर बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण। लेकिन अगर बात करें कि एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो एक ही हो सकता है। क्योंकि 90 अंश से अगर एक ही मान लो अधिक कोण, तो मान लिया अगर 100 हो गया तो तीनों कोण इसका 180 होता है, और 180 में से अकेले एक कोण तो 100 अंश का हो गया, और बचा कितना? 80। अब इसी 80 में से अभी 2 कोण बनाना है। कितना कोण? 2। तो 80 तो वैसे भी न्यून कोण हो जाएगा, और इसको भी अभी 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो यह और छोटा हो जाएगा। इसलिए अधिक कोण की अगर बात करें तो अधिक कोण त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकता है। समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज में केवल समकोण एक ही हो सकता है। समकोण एक ही हो सकता है, बाकी इसमें भी 2 न्यून कोण होंगे और इसमें भी 2 न्यून कोण होंगे। तो त्रिभुज सबको समझ में आया? 6 प्रकार के। एक बार फिर से देख लो, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब न्यून कोण त्रिभुज का मतलब कि तीनों कोण 90 अंश से छोटे होने चाहिए। समकोण का मतलब कोई भी एक कोण 90 अंश से होना चाहिए, और अधिक कोण का मतलब कि कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक होना चाहिए। आया समझ में सभी को?